हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट नंबर 11 देख रहे थे। उसका साइंस बचा हुआ है। चलिए आज हम लोग साइंस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 12 की ओर। तो पहले हम लोग चलिए 11 का जो बचा हुआ साइंस है उसको कंप्लीट करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। यदि आप लोग बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई का, तो देखिए खान सर का जो पेड बैच का टेस्ट सीरीज़ है उसका हम लोग ला रहे हैं रिवीजन के तौर पे, और उनका क्लास नोट्स भी। तो आप लोग जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। आप यदि नहीं भी तैयारी करते हैं तो आप जीके जीएस देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल सेट नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 11 का देख लीजिए, सेट नंबर 11 और इसका क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए थे। 51 से आज देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। 51 कहता है कि एक मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे 25 सेंटीमीटर न्यूनतम रहना चाहिए हमको स्पष्ट देखने के लिए। यदि 25 सेंटीमीटर से कम है तो आपको धुंधला दिखाई देगा। आप ये बात को ध्यान रखिएगा। और जिस भी छात्र को PDF चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, और जिसको पेड ग्रुप में जुड़ना है उसमें क्या होता है, पेड ग्रुप में कि आपको डेली एक सेट मिलेगा। जो भी मार्केट में सेट अवेलेबल है उसका डेली एक सेट मिलेगा। यदि आपको जुड़ना है तो आप कमेंट करिए, आपको पर्सनल नंबर भेजा जाएगा, उससे आप जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 कहता है कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है। देखिए इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता उत्पन्न करे, इसलिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा 52 का। तो देखिए ये सब जो है स्टैटिक टाइप का जिक्र, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 53 क्या कहता है, 53 कहता है कि किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाता है। उस गोली के प्रति राइफल की गतिज ऊर्जा अनुपात में कितना होता है। तो देखिए प्रति एक होता है, कितना, एक होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 54 कहता है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर क्या है। देखिए रेडियो तरंग जिसे देखिए टीवी का हो गया, जिसे आप टीवी देख रहे हैं टेलीविज़न, तो उसका भी एक तरंग रहता है। तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर। देखिए मतलब हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा। तो देखिए वह जो है आयन मंडल तक जाता है। कहाँ तक, आयन मंडल तक। ध्यान रखिएगा। रेडियो संचार में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे आपका सिग्नल हो गया, टीवी का रिमोट का, आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, जो सारा चीज़ क्या है एक सिग्नल के थ्रू काम करता है। तो यदि ये जो है आयन मंडल से लौट जाता है। ध्यान रखिएगा आयन मंडल तक जाता है। सबसे निचला मंडल आपको पूछेगा तो क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बरही मंडल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 55, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 क्या कहता है, 55 कहता है कि प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण क्या होता है। तो देखिए इसका सही जवाब होता है ऑप्शन 3, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब स्टैटिक टाइप का है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें कोई विशेष सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, जिसमें है उसको हम करा देते हैं। 56 देखिए, आप लोग कम से कम समय में अच्छा सोल्यूशन देख लीजिएगा। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। आप लोग स्पष्ट भाषा में समझिए कि जैसे बिजली का तार है, उसमें आग लग गया और उसमें बिजली दौड़ रहा है, तो आप लोग पानी यदि उसमें छिड़किएगा तो आप ही को करंट मार देगा। क्यों? क्योंकि जल जो है विद्युत धारा को क्या करता है, पार होने देता है आसानी से। यह क्या होता है, विद्युत धारा का एक अच्छा सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा। क्या है, जल जो है विद्युत धारा का सुचालक है। ध्यान रखिएगा। आप यदि पानी छिड़किएगा आपको करंट मार देगा। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप लोग को इसके बजाय आप लकड़ी डंडा से बुझा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। देखिए ऑप्शन 1 आपको पूछेगा, समझिए इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है बिजली का झटका। यदि आप जल से बुझाइएगा तो आपको बिजली का झटका मारेगा। ये बात को आपको ध्यान में रख लेना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 57 देखते हैं। 57 कहता है परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए पेरिस्कोप जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि कोई छुपा हुआ है तो आप इसके सहारे देख सकते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए नौसेना प्रयोग करती है पनडुब्बी में, जो दुश्मन सैनिक छिपा हुआ है उसको पता लगाने के लिए, शत्रु को। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 58 की ओर। 58 कहता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले
परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। ध्यान रखिएगा। 58 का हो जाएगा 1। 59 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 59 कहता है वाहनों के पार्श्व दर्पणों साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप लोग इसको देखिए 9th 10th में पढ़े होंगे और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसमें होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। इसका उत्तल दर्पण क्यों होता है ये भी समझिए। जिसे जो गाड़ी चालक है, जो ड्राइवर चला रहा है, उत्तल दर्पण का एक छोटा मिरर रहता है, उसमें क्या होता है कि पीछे का जितना भी गाड़ी है वो बहुत छोटा साइज में फुल फ्रेम में आ जाता है, मतलब उसका पूरा गाड़ी का जो कैप्चर कर लेता है। कौन? ये मिरर। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। इसका और भी देखिए क्या कारण हो सकता है, आप ये भी समझिए। इसका कारण ये भी हो सकता है कि यह सीधा दिखाता है, किसको? पीछे वाले वस्तु को सीधा, वास्तविक। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 60 की ओर बढ़ते हैं। कहता कि हृदय, हार्ट से बाहर जाने वाली नलिकाओं, वेसल्स को क्या कहते हैं? देखिए जो हार्ट से निकला वो खून क्या होगा? जो ब्लड होगा वो शुद्ध होगा, रक्त शुद्ध होगा। तो शुद्ध किस में बहता है? धमनी में। और देखिए रक्त जो हृदय में पहुंचने से पहले किस में बहता है? किस में? सीरा में। ध्यान रखिएगा, किस में? सीरा में। और सीरा में अशुद्ध नस होता है, लेकिन जब वह फेफड़ा में पहुंचता है और फेफड़ा उसमें क्या मिला देता है? ऑक्सीजन। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए, यदि रक्त में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। देखिए किडनी क्या करता है कि वो छानता है, दोनों में अंतर है, उसको डायलिसिस बोलते हैं। लेकिन यदि उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ऑक्सीजन मिलने से क्या होता है? ब्लड शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध रक्त इसमें बहता है? धमनी में। यदि कोई हार्ट से बाहर आ रहा है तो समझिए वह धमनी के थ्रू बहेगा और पूरा शरीर में क्या करता है? फैला देता है, पंप करके। ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको बता देते हैं। देखिए धमनी एक ऐसा धमनी भी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वो कौन धमनी है? तब पल्मोनरी धमनी। ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी धमनी जो है इसमें क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है। 61 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या जो है आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर बढ़ती है। ये बात को आप लोग को ध्यान रखना। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 61 हो गया, हम लोग 62 की ओर बढ़ते हैं। 62 ये रहा। देखिए 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा सही कौन है? देखिए बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये बात सही है। आप लोग को सबसे पहले समझना है कि बैकेलाइट कहते किसको। देखिए बैकेलाइट जो है एक प्लास्टिक होता है, ऐसे समझिए एक प्लास्टिक है। तो आपको पता है कि प्लास्टिक के थ्रू आप विद्युत धारा को नहीं बहा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो बैकेलाइट विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक होता है। इस आधार पे आप कह सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? इंसुलेटर के रूप में, जहाँ पे सर्किट में जोड़ा जाता है इंसुलेटर में, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है ताकि करंट ना मारे। ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा केवल 3 सही, केवल ऑप्शन 3, केवल 2 सही हो जाएगा। केवल 2 में क्या है देख लीजिए, केवल 2 में है बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 63 की ओर। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप लोग को थोड़ा सा बड़ा दिखेगा इसलिए। 63 आ जाते हैं ताकि पूरा ऑप्शन भी दिख जाए, इतना कर देते हैं। 63 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको पूछ रहा सही कौन सा है 63 का। तो 63 का हो जाएगा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। बात सही है। अधातु के जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय। ध्यान रखिएगा, ये सब याद करने वाला है, आप लोग याद रखिए। 64 कहता है निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए मिट्टी का तेल, किरोसिन का तेल जो है रॉकेट प्रशिक्षण करने के लिए किया जाता है। और एक बात आप समझिए, रॉकेट का जो ईंधन है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग प्रणोदक। ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं? प्रणोदक। और अच्छे प्रणोदक में मिट्टी का तेल आता है। कौन आता है? मिट्टी का तेल। आप लोग समझिए इसको, मिट्टी का तेल। ध्यान रखिएगा। आप लोग सिर्फ सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। आप सिर्फ सुनते जाइए, सुनने से ही बहुत सारा चीज़ याद हो जाता है। 65 में आइए। 65 कहता है आलू का एक उदाहरण है। आलू का क्या उदाहरण है? आलू एक कंद है। क्या है? कंद। ध्यान रखिएगा, आलू एक कंद का उदाहरण है। कंद क्या है? तो कंद जो है स्टोलोन का सूजा हुआ अंतिम सिरा होता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें स्टार्च भरा रहता है। देखिए आलू एक तना भी है। ध्यान रखिएगा, आपको पूछेगा, बार बार आता है आलू क्या है। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? देखिए पौधे का रंध्र जिसको स्टिग्मा कहते हैं वो क्या देता है? केसर देता है। ध्यान रखिएगा। 67 कहता है
निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? ये जो है पर्णपाती। कौन है? पर्णपाती जो है वर्ष में एक बार पत्तियां गिरा देते हैं। आप लोग ये बात को ध्यान रखिएगा पर्णपाती के बारे में। और इस शीत ऋतु में गिरा देती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 68 की ओर बढ़ते हैं। 68 कहता है रुधिर है। रुधिर क्या है? देखिए रुधिर रक्त को ही बोलता है, ब्लड को ही। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। देखिए इसमें तरल नहीं दिया है, तो आप लोग संयोजी ऊतक से समझिएगा ये क्या है, तरल संयोजिक ऊतक है, ध्यान रखिएगा रुधिर। चलिए आप लोग को रक्त के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए रक्त एक, आपको बता दें कि तरल संयोजिक ऊतक है। रक्त एक शारीरिक तरल पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, जो प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। किस से? प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिससे रक्त कण तैरता हुआ रहता है। प्लाज्मा के सहारे ही एक कण सारे शरीर में पहुंच जाता है, ध्यान रखिएगा। और वह प्लाज्मा ही है जो आंतों से शोषित पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और पाचन क्रिया के बाद, मतलब पाचन क्रिया में क्या करता है कि हानिकारक पदार्थ को निकाल देता है। ऐसे समझिए, रुधिर के बारे में हो गया। 69 देखिए, कहता है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण क्या है? देखिए वैसा हार्मोन जो प्रोटीन के रूप में काम करता है, तो ये जो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। कौन है? ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीटोसिन जो है क्या करता है कि हार्मोन के रूप में काम करता है। देखिए हार्मोनल प्रोटीन मतलब करता क्या? यह जो है संदेश वाहक प्रोटीन होता है जो शरीर गतिविधियां के समन्वय में मदद करता है। इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन और सोमेट्रोपिन इसके उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए और क्या करता है ऑक्सीटोसिन, आपको इसके बारे में और समझना। जब मतलब कि कोई महिला गर्भवती रहती है और वह प्रसव में रहती है, पीड़ा में रहती है, तो वो महिलाओं को संकुचन और उत्तेजना प्रदान करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखिएगा। 69 हो गया है, हम लोग 70 की ओर बढ़ते हैं। 70 में क्या कहता है? देखिए निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? 70 देखिए, तो 70 का हो जाएगा एड्रीनल। किसको? एड्रीनल को, ध्यान रखिए। एड्रीनल को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। हम लोग 71 की ओर बढ़ते हैं। 71 कहता है लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर में देखिए विटामिन, किसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन होता है आपको पूछेगा, तो विटामिन ए। कौन होता है? विटामिन ए इसमें भरा रहता है। तो 71 का 4 हो जाएगा। विटामिन ए इसमें भरा रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ और क्या रहता है? देखिए इसमें रहता है लोहा, जस्ता, तांबा, बहुत सारा चीज होता है। चलिए आगे देखते हैं। 72 कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनित पर घूमती है, मतलब कितनी डिग्री पर घूमती है? तो ये 23.5 डिग्री पर, ध्यान रखिएगा। किस पे? 23.5 डिग्री पर। ये सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 73 कहता है भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 73 का देखिए, 73 का हो जाएगा 2। 73 का 2 जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल। ये सब स्टैटिक टाइप का है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा किरण पब्लिकेशन में थोड़ा उटपटांग टाइप का आपको साइंस देगा। चलिए एग्जाम में भी इसी तरह का पूछता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 कहता है लाल संडांग, जिसको रेड रॉट क्या कहते हैं? रेड टॉप बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे से होती है? ये होती है गन्ना से, ध्यान रखिएगा। रेड रॉट बीमारी गन्ना से होती है, ये लोग याद रखिएगा। 75 कहता है मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? तो सबसे पहले क्रे XMP14 खरीदा गया था, ध्यान रखिएगा। कौन खरीदा गया था? क्रे XMP14, ध्यान रखिएगा। 75 का। तो और पूछेगा कि ये पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? दिल्ली में। ये स्थापित जो है दिल्ली में किया गया था। यह मध्यम रेंज का मौसम अनुमान लगाने वाला था और ये 1989 में, कब? 1989 में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो भारत का एक सुपर कंप्यूटर परम है, देख लीजिए परम, यह कब निर्माण किया गया था? 1991 में, ध्यान रखिए। 91 में CDS पुणे द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए तो हम लोग 75 क्वेश्चन सफलतापूर्वक कर लिए कंप्लीट। अब हम लोग सेट नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए। कमेंट जिसे करिएगा कि सर मैथ लाइए, रीजनिंग लाइए, तो आप लोग ये जरूर लाएंगे। आप लोग फिलहाल कमेंट नहीं करते हैं,
तो करिए। और देखिए आप लोग के लिए बताए थे कि बिहार दरोगा का जो खान सर का पेड बैच का जो टेस्ट है और क्लास नोट्स जो टारगेट का आया है उसका हम सोल्यूशन कराने वाले हैं। बिहार एसआई का ध्यान रखिएगा, बिहार एसआई का होने वाला है, बिहार दरोगा का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, आप लोग को जिसको भी तैयारी करना है। और चलिए फिलहाल अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।